हेलो एवरीवन। क्लास 9th का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसमें हमने पढ़ा चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने बात की, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में, और हमने जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, और फाइनली हम पहुंच गए हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में ये बताया गया कि न्यूक्लियस, ठीक है, सेंट्रली प्लेस्ड है, मतलब बिल्कुल सेंटर में होता है एटम के, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इन पर्टिकुलर, समझने की बात क्या है कि इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स, या जिसको कि हम ऑर्बिट या शेल भी कहते हैं, यही बात बोली नील्स बोहर ने। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का टॉपिक है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में या डिफरेंट शेल्स में या ऑर्बिट्स में, ये कैसे अरेंज्ड होते हैं या कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब यहाँ पे हमको ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने, जो इनर मोस्ट है उसमें कितने। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए यहाँ पे दो साइंटिस्ट मिलके एक फार्मूला हम सभी को बताते हैं, और वो फार्मूला है 2n²। ठीक है, 2n², जिसमें 2 कांस्टेंट होता है, n इज वेरिएबल डेफिनेटली, और देखिए यहाँ पे n की वैल्यू हर शेल के साथ दी गई है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम के शेल, जो कि न्यूक्लियस के जस्ट आउट में कौन सी होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, के शेल, और जिसका कि इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, और ऐसे ही ये नंबर जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। तो चलिए फिर इसको डिटेल में हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। So the distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। So the following rules are followed for writing the number of electrons in different energy levels or shells. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक फार्मूला आएगा जो कि है 2n²। ठीक है, the maximum number of electrons present in a shell is given by the 2n² फार्मूला। तो देखिए 2n², अगर मैंने आपको बताया कि 2 इज कांस्टेंट, n डिपेंड करता है कि आप कौन से शेल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट पास है के शेल, और के शेल में इंडेक्स नंबर यानी n की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर, 1 स्क्वायर 1 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या एल शेल में भी 2 ही कर सकते हैं, नहीं, तो देख लेते हैं 2 इंटू एन की वैल्यू एल के लिए रहेगी 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एल शेल। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जितने भी शेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर ली है कि 2n², वेयर n क्या है, n इज द ऑर्बिट नंबर, या जिसको हम बोलेंगे एनर्जी लेवल इंडेक्स। 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज। तो देखिए सेम चीज हम डिस्कस करके आए हैं। फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल विल बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक रूल हमने डिस्कस किया 2n² वाला फार्मूला, जो किसने दिया था, नील्स बोर एंड बरी ने। सेकेंड रूल क्या बोलता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको फुलफिल्ड माना जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगला रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए ये वाले एटम की अगर हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर एटम की, ठीक है, तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस है बिल्कुल बीच में डॉट, और उसके बाद कौन सी शेल है, के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और फिर उसके बाद के बाद है एल शेल, जिसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद जो एल शेल है ना, सबसे पहले उसी को हम फिल करेंगे। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आने होंगे, कैपेसिटी कितनी है एल शेल की, के शेल की, वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फुलफिल नहीं होंगे, हम इसके बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते। ये एक रूल है। ओके, सो
electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. That is, the shells are filled in a step-wise manner. यानी कि पहले K shell में, फिर L में, फिर M में, and so on. Okay. So atomic structure of the first 18 elements is shown schematically. यहाँ देखिए, यहाँ डायग्राम्स में हमें समझाया गया है कि जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ लिख सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना 1, ठीक है, एटॉमिक मास कितना वो भी 1, यानी Z इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों ही 1 है. यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 1, ठीक है. और न्यूट्रॉन होता नहीं है हाइड्रोजन में, ये एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है. हालांकि इसके आइसोटोप्स जब हम पढ़ेंगे ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उसमें न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, लेकिन जो प्रोटियम है, जो नॉर्मल जो हाइड्रोजन होता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता है. तो चलिए इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं. तो हमको ये पता है कि बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में होता नहीं है, तो क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन कितना है, एक ही है, ठीक है. न्यूक्लियस के बाद फिर हम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करवाएंगे यहाँ पे. ये कौन सी शेल है, तो ये है के शेल, ठीक है. एन कितना है, एन है 1. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा ओनली 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन. तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन एटम का. क्लियर है इतना. हाइड्रोजन के बाद आगे बढ़ते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 3, दैट इज लिथियम. लिथियम में देखिए न्यूक्लियस है बीच में बिल्कुल सेंटर में, जिसमें क्या क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे. ओके. देन उसके बाद जो आउटर मोस्ट, जो इनर मोस्ट शेल है वो है आपकी के शेल. के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओनली 2. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिखाए हैं, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए, तो बचा कितना, 1. तो वो वाला आ जाएगा हमारा के बाद एल शेल में, ठीक है. आई होप वी आर क्लियर विद दिस. तो ऐसे ही करके हम लोग पूरे के पूरे जो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्कीमेटिक एटम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है जी. देन उसके बाद यहाँ देखिए फिर अगला टॉपिक है हमारा वैलेंसी. व्हाट इज वैलेंसी. तो वैलेंसी के बारे में बात करेंगे. तो we have learned how the electrons in an atom are arranged in different shells or orbits. The electrons present in the outermost shell. देखिए सबसे बाहर वाली शेल, जैसे अगर मैं इस एटम की बात करती हूँ तो इसकी सबसे बाहर वाली शेल ये वाली हो जाएगी, यानी ये है न्यूक्लियस, ये है के शेल, और ये है एल शेल, ठीक है. तो एल शेल जो है वो इसकी आउटर मोस्ट शेल है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं, तो 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो जो सबसे बाहर वाली शेल है, यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. फ्रॉम द बोहर-बरी स्कीम we also know that the outermost shell of an atom can be accommodate a maximum of 8 electrons. तो ये octet rule आ गया यहाँ पे कि maximum कितने 8 electrons जा सकते हैं उसमें. It was observed that the atoms of elements having a completely filled outermost shell show little chemical activity. तो यहाँ पे बात करेंगे हम नोबल गैसेस की. नोबल मेटल हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, 8th क्लास में. अब हम बात करें नोबल गैसेस की. तो ये एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली जो शेल होती है वो फुलफिल्ड होती है, यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं. और फुलफिल होने की वजह से ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना लूज करते हैं, ना शेयर करते हैं. तो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं, और इसीलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है. जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडोन है, जिनोन है, ये सब क्या है, ये नोबल गैसेस हैं. क्लियर हुआ. तो आगे देखिए. In other words, their combining capacity और valency is 0. तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि valency is equals to combining capacity, ठीक है. तो valency is equals to combining capacity, मतलब combining capacity क्या होती है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी. तो valency क्या हो जाएगी भैया, जितने वो एटम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है उसी को उसकी valency कहा जाएगा. क्लियर. तो जो नोबल गैसेस हैं जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी 0 होती है तो उनकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 0, यानी बॉन्ड कितना बनाएंगे, 0. ओके. सो ये जो इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, इनर्ट का मतलब जो रिएक्टिव ना हो, तो रिएक्टिव का अपोजिट होता है क्या, इनर्ट. एक सेकेंड. हाँ जी.
सो इनर्ट, क्या बोल रहे थे हम, ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स द हीलियम एटम। तो हीलियम एटम क्या बताया गया है, जितने भी ये इनर्ट नोबल गैसेस होती हैं उसमें हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बिल्कुल, वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, लेकिन हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और के शेल में 2 ही आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो आउटर मोस्ट जो बाहर वाली शेल है वो फुलफिल्ड है, तो इसीलिए ये आ जाता है इनर्ट एलिमेंट्स में। क्लियर है? सो ऑल अदर एलिमेंट्स यानी कि ऑल अदर जो नोबल गैसेस होती हैं हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। देखिए हम नोबल गैसेस देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे नोबल गैसेस देखने की। क्या यहाँ दिखाई हुई है नोबल गैसेस? सोडियम नहीं, यहाँ पे हीलियम दिखाया गया है, देख लिए। यहाँ पे हम हीलियम देखेंगे, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी कितनी है? 0। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है ये न्यूक्लियस है और ये जो आउटर मोस्ट शेल है जो कि है के शेल वो फुलफिल्ड है, तो इसीलिए ये कैसा रहेगा? लेस रिएक्टिव। ठीक है, इसलिए इसको इनर्ट एलिमेंट भी कहा जा सकता है। देन यहाँ पे देखिए हीलियम है, हीलियम के बाद ये है नियोन। नियोन को देखेंगे हम, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। तो उसको जब तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और के बाद एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया यहाँ पे। इसीलिए इसकी आउटर मोस्ट जो शेल में जो है वो फुलफिल्ड है और इसकी वैलेंसी हो जाएगी, वैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 0, बॉन्ड नहीं बनाएगा ये। ठीक है, इसलिए लेस रिएक्टिव है। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए आगे देखते हैं। The combining capacity of the atoms of other element, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell। दी जितने भी एलिमेंट है ना 118 में से नोबल गैस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की टेंडेंसी या उन सब का एम रहता है नोबल गैसेस जैसा बनना। मतलब कि वो सभी ये चाहते हैं कि उनका जो सबसे बाहर वाला शेल है आउटर मोस्ट शेल वो फुलफिल्ड रहे। तो फुलफिल्ड रहे इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या फिर शेयर कर लेंगे। ठीक है, सो इन आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू पोजेस इन ऑक्टेट, तो वो तो फुलफिल करेगा, तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो ऐसे एटम्स जो रहेंगे वो लेस रिएक्टिव रहेंगे। एटम्स वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट, और जिनका ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं है, मतलब जिनका जो आउटर मोस्ट शेल है फुलफिल्ड नहीं है, वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और कोशिश क्या करेंगे कि भाई हम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। सो टू अचीव इन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल, सो दिस वॉज डन बाय, ये कैसे पूरा होगा उनका ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में? या तो वो शेयर करें इलेक्ट्रॉन्स या गेन करें किसी और का या फिर लूज करें इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए NaCl देख लीजिए। यहाँ छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग होता क्या है। तो अगर हम सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो देखिए ये अगर मैंने बनाया न्यूक्लियस, ये है के शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, तो 2 यहाँ आ गए, है ना। और ये जो है के बाद है एल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 और 2 10 हो गए। तो इसके बाद जो एम शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल कब फुलफिल हो जाएगी? अगर ये जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये लूज कर दे। ठीक है, तो ये लूज होने के बाद ये वाली शेल इसकी आउटर मोस्ट रह जाएगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये जो आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है इसको ये लूज कर दे और बन जाए Na पॉजिटिव। ठीक है, सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। एंड आगे देखिए क्या है कि atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing, gaining or losing electrons. The number of electrons gained, lost या शेयर करके so as to make the octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element। तो अभी हमने सोडियम में पढ़ा ना कि एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? लूज कर देगा, और इसी चक्कर में वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये बॉन्ड बनाएगा उस एलिमेंट के साथ जिसको ये एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और ये जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है इसकी कितनी है? 1 है, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी को वैलेंसी कहेंगे, तो इसलिए सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? सो दैट इज द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ये कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? इनकी आउटर मोस्ट शेल में, और 1 इलेक्ट्रॉन से ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उसको लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। ठीक है, नाउ
कैन यू टेल द व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? चलिए निकाल के देखते हैं हम यहाँ पे। तो जी मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये वाली शेल हो जाएगी के शेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं। के बाद आएगी एल, एल में कितने जा सकते हैं? 8 जा सकते हैं। तो 8 और 2 10 हो गए, बचे कितने हैं? तो 12 में से 10 गए, 2 बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे के एल एम शेल में, ठीक है। एम में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी ये वाली शेल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी फुलफिल्ड है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही है। तो इसकी कोशिश रहेगी मैग्नीशियम की अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज करने की, और इसी चक्कर में ये 2 बॉन्ड बनाएगा, और इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम का मैंने आपको बता दिया है, एल्यूमिनियम का आप लोग खुद ट्राई करके देखिए, ठीक है। एल्यूमिनियम जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है कितना? 13. So, if the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in different way. देखिए यहाँ पे तो हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना उसके बाहर थे, ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 हो गई। लेकिन देखिए अगर मैं क्लोरीन की बात कर लूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 17, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये न्यूक्लियस, ये के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये एल शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 और 2 10, तो ये जो है के एल एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये 7 तो लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो लूज नहीं करेगा क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और दूसरा कि ये इसके बाद बहुत छोटा रह जाएगा इसका साइज जो है, तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू लूज सच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ये गेन करने की कोशिश करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये अपने इस बाहर वाले शेल को, आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 7 तो होगी नहीं, ठीक है, जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है, क्लियर, यानी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, ठीक है। सो if the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in a different way. For example, fluorine atom has 7 electrons in outermost shell and its valency could be 7, but it is easier. क्या easy है? So it is easier for fluorine to gain 1 electron. यही बात करके आए हैं हम, instead of losing 7 electrons. Hence its valency is determined by subtracting 7 electrons from the octet. This gives you a valency of 1 for fluorine. तो जितने भी हेलोजेंस हैं उनकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करने की कैपेसिटी रखते हैं? गेन करने की, यानी एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। तो देखिए बिल्कुल ईजी है, आप बता सकते हैं ना ऑक्सीजन का, आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी इज द फर्स्ट 18, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। अगला टॉपिक देखिए, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये भी कहीं ना कहीं हम जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, एंड इस चैप्टर में भी एटॉमिक नंबर जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और मास नंबर जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है A से, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक नंबर यानी जो एड्रेस है एटम का, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है। तो वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। एटम में न्यूक्लियस के जो होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। अब एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर। देखिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो हम इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लेते हैं एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करने के लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने में बिजी रहते हैं, मतलब या तो वो लूज हो जाएंगे, या तो वो एटम जो है किसी को इनको दे देगा, या फिर किसी और एलिमेंट से लेके बॉन्ड बनाएगा। तो हम इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं एटॉमिक नंबर के लिए। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो सेफली न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो it is the number of protons of an atom which determine the atomic number. Clear है? It is denoted by Z. All atom of an element have the same atomic number. एक जो एलिमेंट है, मान लीजिए हम सोडियम की बात कर रहे हैं, इसके जितने भी एटम हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, यानी उनका Z जो है बिल्कुल सेम होगा। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, ठीक है। तो Z से हमें क्या पता लग जाएगा कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन में
Z कितना है 1, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी 1, ठीक है। Because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. Similarly, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, तो क्या समझेंगे आप Z इज इक्वल टू 6 से कि मतलब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं, ठीक है। Therefore, the atomic number is determined as total number of protons present in the nucleus of the atom. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन से हम डिटरमाइन क्यों नहीं करते हैं एटॉमिक नंबर को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बिजी रहते हैं बॉन्ड बनाने में, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर जो Z है वो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए आगे है एटॉमिक मास, या जिसको कि हम मास नंबर भी बोल सकते हैं। तो आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन, ठीक है। तो ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी इन दोनों को ही प्लस करेंगे तो हमारे पास इस एटम का भार आ जाएगा, यानी मास आ जाएगा, ठीक है। तो एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, ठीक है। तो these are present in the nucleus of the atom, hence protons and neutrons are also called nucleons. ऑलरेडी मैं हम बता चुके हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा करके हम न्यूक्लियंस कह सकते हैं, ठीक है। देखिए Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि एटम का जो मास होता है वो कहाँ रिजाइड करता है, न्यूक्लियस में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज 12 म्यू। देखिए मास, एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन का क्या बता दिया इसने, मास बता दिया है। कार्बन का मास कितना बताया, कार्बन का मास बताया 12, ठीक है। और मास जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, वो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है। तो 12 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस किया है तो 12 आया है, ठीक है। सो इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस किया तो 12 म्यू। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 म्यू, जिसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दोनों का सम होता है, यही बात कर चुके हैं हम। इन द नोटेशन ऑफ एन एटम, देखिए द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ हम एग्जांपल से समझ लेते हैं जी। कार्बन जो है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और एटॉमिक मास कितना होता है 12, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम A और यहाँ लिखेंगे हम Z, मतलब कि कार्बन में ये 12 एटॉमिक मास और ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमें एग्जाम्पल के साथ दिखाया गया है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का ये देख लीजिए, ये 14 क्या है एटॉमिक मास और ये क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जी एटॉमिक नंबर, मास के बाद हम आ जाते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो देखिए नेचर जो है ना, नेचर के अंदर जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग होगा। जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक है और एटॉमिक मास भी एक है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम लेकिन अगर मास 2 हो जाए, या फिर एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर जो है वो 3 हो जाए, अब ये कहलाएंगे हाइड्रोजन के क्या, आइसोटॉप्स, ठीक है। तो ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। और ये होता है ट्रिटियम, ट्रिटियम, क्लियर। सो ये होते हैं आइसोटॉप्स, जिसमें कि मास नंबर तो अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर ऑलवेज सेम होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का बता दिया है, जिसमें कि एटॉमिक स्पीशीज में प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इनमें सभी में 1 था लेकिन मास नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। दूसरा है कार्बन, कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 बोलते हैं या कार्बन 14 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का भी ऐसे ही है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर देखिए सेम रह रहा है लेकिन डिफर क्या हो रहा है, एटॉमिक मास, ठीक है। So on the basis of these examples, isotopes are defined as the atoms of same element having the same atomic number लेकिन अलग क्या रहेगा, mass number. Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. ठीक है, आइसोटोप समझने के बाद हमारा हाँ थोड़ा सा और बच गया है इसमें। तो देखिए मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। तो नेचर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं
वो क्या करते हैं, वो आइसोटोप्स का अपने आइसोटोप्स के मिक्सचर के तौर पे मिलते हैं. ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं. जैसे जो हमारा हाइड्रोजन का जो ये वाला है ड्यूटेरियम, ठीक है, इसको कि हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है. ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स. ठीक है, तो उस एक मिलता है 35 म्यू और एक मिलता है 37 म्यू. रेशो कितनी रहती है, ये ज्यादा 3:1. ठीक है, ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड वी टेक द मास ऑफ क्लोरीन एटम. फिर कितना ले भाई, ठीक है, एक तो इस मास में मिलता है और एक इसमें मिलता है, तो कितना ले, तो हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं और कौन सा कितनी तादाद में मिलता है उसको देख लेते हैं. So the mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all naturally occurring atoms of the element. जितने भी नेचर में मिलते हैं उनका एवरेज निकाल के हम डिफाइन करते हैं उसका एटॉमिक मास. तो if an element has no isotope, then the mass of the atom would be the same as the mass of the protons and neutrons in it. But if an element occurs in isotope, ठीक है, अगर एक एलिमेंट जो है आइसोटोप की फॉर्म में मिल रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी. So, if an element has no isotope, then the mass of an atom would be the same as the sum of neutron and proton. But if the element occurs in isotopic form, then we have to know the percentage कि भैया कौन सा आइसोटोप कितनी परसेंटेज में मिल रहा है और फिर उसका हम एवरेज निकाल लेंगे. तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम का हम देख लेंगे. तो देखिए 35 म्यू वाला कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, 75% में. ठीक है, और 37 म्यू वाला कितने में, 25%. तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकाल लेंगे. देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका और इसका, इन दोनों को हमने प्लस किया, ये देखिए, और ये जो है ये आ गया हमारा एवरेज 35.5 म्यू. ठीक है, तो इसका जब भी हम एटॉमिक मास लेंगे तो वो कितना लेंगे, 35.5 म्यू. रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये दो आइसोटोपिक फॉर्म्स मिलता है, एक मिलता है 75%, एक मिलता है 25%. तो इन दोनों का ही हम एवरेज निकाल लेंगे और हमारा एवरेज निकाला हुआ एटॉमिक मास इतना आ जाएगा. दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज फ्रैक्शनल. इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लोरीन आप लेंगे तो उसका एटॉमिक मास इतना होगा, नहीं. या तो एटॉमिक मास उसका 35 होगा, 37 होगा. 35.5 तो हम एवरेज के तौर पे ले रहे हैं. ठीक है, so it means that if you take a certain amount of chlorine, it would contain both isotopes of chlorine and the average mass is 35.5 mu. Clear? So देखिए कहाँ पे यूज होते हैं हमारे आइसोटोप्स, तो एप्लीकेशंस देख लेते हैं. तो since the chemical properties of isotopes of an element are the same, normally we are not concerned about taking a mixture. But some isotopes have special properties. कुछ में स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है और उनको अलग अलग फील्ड में हम यूज करते हैं. जैसे कि यूरेनियम की अगर बात करें, यूरेनियम 235 या यूरेनियम, एक सेकेंड, 239, जो कि कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. तो एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स. एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 जो होता है ना, वो कहाँ पे यूज करते हैं, वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. ठीक है, और आयोडीन का जो आइसोटोप होता है वो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है ना, तो उसी के ट्रीटमेंट में काम होता है, काम आता है आयोडीन का आइसोटोप. ठीक है, आइसोटोप के बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज आइसोबार. ठीक है, तो देखिए आइसोटोप हमने देखा कि जिनका एटॉमिक नंबर जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा. इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है ना वो डिफर करेगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है ना वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं दो एलिमेंट्स का. एक लेंगे हम कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है, और एक लेंगे हम आर्गन जो कि एटॉमिक नंबर है जिसका 18. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट. इलेक्ट्रॉन का एटम इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो अलग है, लेकिन मास नंबर जो है ना वो 40 है. दोनों का ही मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है. ठीक है, और मास नंबर जो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियॉन्स पे. ठीक है, तो atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. बहुत ही, तो इसके एग्जाम्पल हमने कौन कौन से लिए आइसोबार के, एक तो लिया कैल्शियम और एक ले लिया आर्गन. ठीक है, इन दोनों का ही भार कितना है, 40 म्यू. ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका है 20 और इसका है 18. क्लियर? सो आई होप कि आइसोबार हम समझ चुके हैं और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ये फिनिश होता है यहाँ पे. और इसी के साथ हम इस वीडियो को भी फिनिश करते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले
9th क्लास के चैप्टर के साथ। सो थैंक यू सो मच।